आज की कहानी का शीर्षक है ग्रेगर मेंडल। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, आज का चेक गणराज्य के छोटे से गांव हाइंजेनडॉर्फ में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया योहान मेंडल। आगे चलकर जब वे एक मठ में भिक्षु बने तब उनका नाम ग्रेगर मेंडल रखा गया। आज पूरी दुनिया उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहती है। मेंडल का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता एंटोन मेंडल और माता रोजीन मेंडल मेहनती किसान थे। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन शिक्षा का महत्व समझता था। बचपन से ही ग्रेगर को पौधों, पेड़ों और प्रकृति से विशेष लगाव था। वे घंटों खेतों में घूमते रहते और पौधों में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को ध्यान से देखते थे। गांव के विद्यालय में उनकी बुद्धिमत्ता जल्दी ही सबकी नज़र में आ गई। वे गणित और विज्ञान में विशेष रूप से उत्कृष्ट थे। उनके शिक्षक भी मानते थे कि यह बालक आगे चलकर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। जब मेंडल किशोरावस्था में पहुंचे तब उनके परिवार पर आर्थिक संकट और बढ़ गया। कई बार ऐसा हुआ कि पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए निजी ट्यूशन पढ़ाए, छोटे मोटे काम किए और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। गरीबी उनके सपनों के रास्ते में बार बार आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1843 में उन्होंने ब्रनो के सेंट थॉमस मठ में प्रवेश लिया। यह मठ केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां विज्ञान, गणित और दर्शन का भी अध्ययन किया जाता था। यही उनका नाम बदलकर ग्रेगर मेंडल रखा गया। मठ में उन्हें एक विशाल पुस्तकालय मिला। उन्होंने गणित, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान का गहन अध्ययन शुरू किया। वे मानते थे कि प्रकृति के हर रहस्य के पीछे कोई न कोई नियम अवश्य होता है। यही सोच आगे चलकर उनकी महान खोज का आधार बनी। मठ के प्रमुख ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए वियना विश्वविद्यालय भेजा। वहां उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गणितीय विश्लेषण, भौतिकी और जीव विज्ञान का गहराई से अध्ययन किया। इस शिक्षा ने उन्हें वैज्ञानिक सोच विकसित करने में बहुत मदद की। वियना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सीखा कि किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए केवल अवलोकन पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण और तर्क भी आवश्यक हैं। यही कारण था कि बाद में उनके सभी प्रयोग अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थे। 1853 में वे वापस ब्रनो मठ लौट आए और वहीं अध्यापन करने लगे। वे छात्रों को विज्ञान पढ़ाते थे, लेकिन उनका अधिकांश समय प्रयोगों में बीतता था। उनके मन में एक प्रश्न लगातार उठता रहता था, यदि माता पिता लंबे हैं तो संतान लंबी क्यों होती है? यदि फूल का रंग बैंगनी है तो अगली पीढ़ी में वही रंग कैसे पहुंचता है? उस समय इन प्रश्नों का कोई स्पष्ट उत्तर विज्ञान के पास नहीं था। अधिकांश वैज्ञानिक केवल अनुमान लगाते थे, लेकिन मेंडल ने निर्णय लिया कि वे स्वयं प्रयोग करके इसका उत्तर खोजेंगे। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुने। इसके पीछे कई कारण थे। मटर जल्दी बढ़ता था, इसकी कई स्पष्ट विशेषताएं थीं और इसे नियंत्रित तरीके से परागण कराया जा सकता था। यहीं से शुरू हुई वह वैज्ञानिक यात्रा जिसने पूरी जीव विज्ञान की दिशा बदल दी। आने वाले वर्षों में किए गए उनके प्रयोगों ने ये सिद्ध किया कि माता पिता से संतान तक गुण निश्चित नियमों के अनुसार पहुंचते हैं। यही नियम आगे चलकर मेंडल के आनुवंशिकी के नियम कहलाए, लेकिन उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी खोज दुनिया को बदल देगी। वे केवल सत्य की खोज में लगे एक साधारण वैज्ञानिक थे। 1856 का वर्ष था। ग्रेगर मेंडल ने ब्रनो मठ के बगीचे में अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे ये जानकर रहेंगे कि माता पिता के गुण संतानों तक कैसे पहुंचते हैं। उन्होंने मटर को इसलिए चुना क्योंकि इसमें कई ऐसी विशेषताएं थीं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। उदाहरण के लिए, बीज गोल या झुर्रीदार हो सकते थे, उनका रंग पीला या हरा हो सकता था, फूल बैंगनी या सफ़ेद हो सकते थे, पौधे लंबे या बौने हो सकते थे। मेंडल ने 7 स्पष्ट लक्षणों का चयन किया और प्रत्येक पर अलग अलग प्रयोग किए। उन्होंने पहले ये सुनिश्चित किया कि जिन पौधों का उपयोग किया जा रहा है वे कई पीढ़ियों से केवल वही गुण दिखा रहे हों। इन्हें आज शुद्ध वंश कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने लंबे पौधों का पराग बौने पौधों के फूलों पर पहुंचाया। इस प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहा जाता है। इसके बाद जो पहली पीढ़ी पैदा हुई उसमें एक भी पौधा बौना नहीं था। सभी पौधे लंबे थे। ये देखकर मेंडल आश्चर्यचकित रह गए। यदि माता पिता में एक लंबा और एक बौना था तो सभी पौधे लंबे क्यों निकले? उन्होंने प्रयोग दोबारा किया।
परिणाम फिर वही मिला। अब उन्होंने इन लंबे पौधों को आपस में परागित कराया। दूसरी पीढ़ी में इस बार कुछ पौधे लंबे थे और कुछ बौने। लगभग हर 4 पौधों में 3 लंबे और 1 बौना था। यही वह क्षण था जिसने विज्ञान का इतिहास बदल दिया। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि बौनेपन का गुण पहली पीढ़ी में गायब नहीं हुआ था, बल्कि केवल छिप गया था और दूसरी पीढ़ी में फिर से दिखाई दिया। उन्होंने इन गुणों को 2 नाम दिए। प्रभुत्वशाली डोमिनेंट गुण जो दिखाई देता है, अप्रभुत्वशाली रिसेसिव गुण जो पहली पीढ़ी में छिपा रहता है लेकिन अगली पीढ़ी में फिर प्रकट हो सकता है। उन्होंने यही प्रयोग बीजों के रंग, बीजों के आकार, फूलों के रंग, फलियों के आकार और अन्य लक्षणों पर भी किए। हर बार लगभग वही अनुपात प्राप्त हुआ। 8 वर्षों तक उन्होंने लगभग 28,000 से अधिक मटर के पौधों पर प्रयोग किए। हर पौधे का रिकॉर्ड लिखा, गिनती की, आंकड़ों का विश्लेषण किया और गणित की सहायता से निष्कर्ष निकाले। उस समय अधिकांश जीव विज्ञानी केवल वर्णन करते थे, लेकिन मेंडल ने जीव विज्ञान में पहली बार गणित और सांख्यिकी का सफल उपयोग किया। यही कारण है कि उनके प्रयोग आज भी वैज्ञानिक पद्धति का उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। 1865 में उन्होंने ब्रनो की प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के सामने अपने शोध प्रस्तुत किए। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक उनकी खोज का महत्व समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभा में उपस्थित अधिकांश वैज्ञानिक उनकी बातों को समझ ही नहीं पाए। कई लोगों को लगा कि मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों का मनुष्यों या अन्य जीवों से कोई संबंध नहीं है। उनके शोध को लगभग नज़रअंदाज कर दिया गया। 1866 में उनका शोध प्रकाशित भी हुआ, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे पढ़ा। जिस खोज ने आगे चलकर चिकित्सा, कृषि और आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी, उसे उस समय लगभग किसी ने महत्व नहीं दिया। फिर भी मेंडल निराश होकर विज्ञान से दूर नहीं हुए। वे शांत मन से अपना कार्य करते रहे। उन्हें विश्वास था कि यदि उनके निष्कर्ष सही हैं, तो एक दिन पूरी दुनिया उन्हें अवश्य समझेगी। ग्रेगर मेंडल ने लगभग 8 वर्षों तक लगातार प्रयोग किए। हजारों मटर के पौधों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि प्रकृति में गुणों का स्थानांतरण किसी संयोग से नहीं, बल्कि निश्चित नियमों के अनुसार होता है। इन नियमों ने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी। पहला नियम प्रभुत्व का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने देखा कि जब 2 शुद्ध पौधों, एक लंबा और एक बौना, का संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होते हैं। इसका अर्थ ये था कि लंबाई का गुण बौनेपन के गुण पर हावी हो जाता है। उन्होंने इस निष्कर्ष को प्रभुत्व का नियम कहा, अर्थात 2 विपरीत गुणों में से एक गुण स्वयं को प्रकट करता है, जबकि दूसरा गुण छिपा रहता है। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरी पीढ़ी में फिर से बौने पौधे दिखाई दिए। इससे मेंडल ने समझा कि गुण कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल अलग अलग होकर अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। यही पृथक्करण का नियम कहलाया। आज हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया जीन और गुणसूत्रों के अलग होने के कारण होती है। तीसरा नियम स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब मेंडल ने एक साथ 2 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाता है। उदाहरण के लिए, बीज का रंग और बीज का आकार एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे। इसे उन्होंने स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहा। ये नियम आनुवंशिकी की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक बन गया। इन 3 नियमों ने ये सिद्ध कर दिया कि जीवों के गुण निश्चित इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं। बाद में इन्हीं इकाइयों को जीन कहा गया। 1868 में ग्रेगर मेंडल को ब्रनो मठ का प्रमुख बना दिया गया। अब उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गईं। मठ का संचालन, आर्थिक कार्य और सामाजिक दायित्वों के कारण उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बहुत कम समय मिल पाता था। इसके बावजूद उन्होंने मौसम विज्ञान, मधुमक्खियों और पौधों पर अध्ययन जारी रखा। वे हमेशा प्रकृति के नए रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहे। जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें गुर्दे की बीमारी हो गई थी। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे शांत और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और अपना अधिकांश समय अध्ययन तथा सेवा में बिताते थे। 6 जनवरी 1884 को 61 वर्ष की आयु में ग्रेगर मेंडल का निधन हो गया। वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनकी खोज आने वाले समय में विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में गिनी जाएगी। लगभग 16 वर्ष बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डी फ्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक फॉन चेमाक, ने स्वतंत्र रूप से ऐसे ही प्रयोग किए। जब उन्होंने पुराने शोध पत्र पढ़े, तो उन्हें पता चला कि ग्रेगर मेंडल ये खोज उनसे कई दशक पहले कर चुके थे।
तब पूरी दुनिया ने माना कि आनुवंशिकी की वास्तविक नींव ग्रेगर मेंडल ने ही रखी थी। उसी समय से उन्हें सम्मानपूर्वक आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। आज चिकित्सा विज्ञान, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, फॉरेंसिक विज्ञान और डीएनए अनुसंधान सभी में मेंडल के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। उनकी खोज ने मानव इतिहास में विज्ञान की दिशा बदल दी।